नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वापस बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा। आदित्य जी, डोनाल्ड ट्रंप कौन-सा खेल खेल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, सारे टैरिफ खत्म, लेकिन ट्रंप मानते नहीं हैं। पहले 10% ग्लोबल टैक्स, अब 15% ग्लोबल टैक्स। ये क्या चल रहा है अमेरिका में इस वक्त? नहीं, उनका लेटेस्ट कमेंट आया है कि इन सुप्रीम कोर्ट जजेस को मैंने अपॉइंट किया था और ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये लेटेस्ट कमेंट है उनका। तो अमेरिका का सिस्टम थोड़ा अलग है, उसको समझना पड़ेगा आपको। अमेरिका के सिस्टम में द गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट या रूलिंग पार्टी अपॉइंट्स द जजेस और जजेस को बहुत कुछ हद तक रूलिंग पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। तो वो बता रहे हैं कि एहसान किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, तुमको इसलिए अपॉइंट किया था कि ताकि मेरा डिफिकल्ट टाइम आएगा तो आप मुझे बेल आउट करना। लेकिन जो भारतीय लॉयर था नील, उसने जो दलीलें प्रस्तुत करी वो इतनी जबरदस्त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध जाता है तो अमेरिका की डेमोक्रेसी फर्क पड़ जाएगी। फिर उसी लॉ को यूज किया जाएगा, उसी जजमेंट को, क्योंकि हर जजमेंट इज ए प्रेसिडेंस फॉर द नेक्स्ट जजमेंट। तो उस लॉ ऑफ प्रेसिडेंस में कोई भी उसको कोट करके कल को कोई और भी सरकार आ जाती है, वो विम्सिकली एक्ट करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 1974 का लॉ यूज किया टू पुट विम्सिकल टैरिफ, लेकिन कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ही नहीं है। सेक्शन 122 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बैलेंस ऑफ क्राइसिस इज देयर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अमेरिका पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी नोट छापता है, तो वो किसी को भी दे सकता है, कितना भी। तो इसलिए अभी तो देखिए, अभी तो फ्राइडे को ये कैंसिल हुआ है, तो फ्राइडे को मार्केट नीचे गई है। मंडे को शॉर्ट्स सबने लगा दिए हैं, तो पीपल ऑन मंडे विल बिकम बिलियनियर्स इन द मॉर्निंग। फिर ट्यूसडे को कुछ एक्शन होगा, मंडे को नहीं होगा। अभी भी 0.69% स्टॉक मार्केट ऊपर गया है। 0.69 इज ए बिग नंबर ऑल्सो, क्योंकि अमेरिका का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मनी फ्लो को देखते हैं तो ये कंसिस्टेंट लग रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कि मार्केट गिराना, मार्केट उठाना, मार्केट गिराना, मार्केट उठाना। और अगर मंडे को ईरान पे अटैक शुरू हो गया तो देन यू आर गोइंग टू सी समथिंग एल्स टोटली। तो ये एक पॉन्जी स्कीम है, मतलब कि एक मार्केट को नीचे गिराओ, मार्केट को ऊपर लेकर आओ, मिकी माउस गेम चल रहा है। तो इसलिए ज्यादा इसको सीरियसली मत लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये देखिए, जनता इसमें कौन मूर्ख बन रही है, वो साधारण जनता है अमेरिका की। मैं उनको अब बेचारा बोलना शुरू कर दिया, बेचारे, क्योंकि बेचारे को कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। उनको लगता है सब कुछ बड़ा सीरियस है, कुछ है ही नहीं सीरियस। अब देखिए, ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह गाली दी है। अगर भारत में ऐसा होता तो पूरा भारत खड़ा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं बोल सकते। मोदी जी को ही शायद लेक्चर मिलता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की फ्रीडम तभी तक रहती है जब तक वो प्रेसिडेंट के साथ रहता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर प्रेसिडेंट के विरुद्ध जाएगा तो कोई भी प्रेसिडेंट उसको लताड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश करी कि उसने इनकी, बट सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप जजेस के देखेंगे स्टेटमेंट वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने ट्रम्प को अपोज नहीं किया, उन्होंने प्रेसिडेंस एस्टेब्लिश किया है, विच इज द राइट थिंग टू डू फॉर जज। कि कल को देश में कोई बड़ा क्राइसिस होता है तो उस जजमेंट को मिसयूज ना किया जाए। कल सपोज कल ट्रम्प से भी कोई ज्यादा पागल प्रेसिडेंट आ गया, जैसे ओबामा था, तो ट्रम्प तो एटलीस्ट अमेरिका के लिए काम कर रहा है। ओबामा तो टोटली एंटी अमेरिका काम करता था, बाकी लोगों के लिए अच्छा था, अमेरिका के लिए तो बहुत खराब था वो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम, उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल पावर्स, बट वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि प्रेसिडेंशियल पावर्स यहाँ पे नहीं लगती। अमेरिका इज नॉट फेसिंग ए क्राइसिस। अमेरिका जो मीडिया बताता है क्राइसिस के बारे में, वो अमेरिका का क्राइसिस नहीं है, हैंड टू माउथ नहीं है। अमेरिका अमेरिका चल रहा है अभी भी। what being shown on social media और media is a version of somebody else, but अमेरिका भी चल रहा है। तो जजमेंट मिसयूज ना हो, उन्होंने इसलिए बोला कि प्रेसिडेंट doesn't have these powers. President can wage a war, president can wage anything.
but cannot put tariff without the approval of the Congress. कल को अगर ऐसा नहीं होता है तो anything can happen. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिखानी है अपनी पोजीशन, अपनी कैबिनेट को, कि देखो मैं कितना पावरफुल हूं. तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है और ये अभी डेफिनेटली चैलेंज होगा और ज़्यादा चैलेंज होगा. और जो इंडियन लॉयर ने जो एक्शन लिया है, ही इज बिकम द हीरो ऑफ अमेरिका. उससे बड़ा छोटा सा पॉइंट लिया, स्मॉल बिजनेस विल बी अफेक्टेड. और स्मॉल बिजनेस विल बी डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि सारा इंपोर्ट तो स्मॉल बिजनेस करता है. और अगर सपोज टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, मैं अपनी बात बता देता हूँ इंडियन अमेरिकन की, हमारी दाल का प्राइस 25% ऊपर चला गया है, एग्जैक्टली एज अ परसेंटेज ऑफ टैरिफ. जो टैरिफ हम आप वो अनाउंस कर रहे हैं, हमारे लिए रिटेल स्टोर में दाल का प्राइस उतना ही बढ़ा, क्योंकि दाल सारी इंडिया से आती है. बासमती राइस का प्राइस ऊपर चला गया, सारी बासमती राइस इंडिया से आती है. ओके, तो वी आर फीलिंग इट कि इट इज बीइंग पास्ड ऑन टू अस. तो जो उसने नील ने जो केस डाला, वो बड़ा इंटेलिजेंट केस है, सरल केस है, उसी पे सुनवाई हुई है. उसने बोला कि स्मॉल बिजनेस के लिए कुछ प्रॉफिट मार्जिन से नहीं बचे. फिर एक अमेरिकन बिजनेसमैन आया, उसने काउंटर किया. उसने बोला थैंक्स टू ट्रम्प आई हैव इंक्रीज्ड माय प्राइसेस बाय 150%. एंड में नुकसान किसको हो रहा है? उसने तो बड़ा चालाकी से बताया, थैंक यू ट्रम्प, आप तो बड़ा अच्छा ट्रम्प प्रेसिडेंट है. नील ने उसको पकड़ लिया. उसने बोला देखो, मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ही इज प्रेजिंग यू बट ही इज टेलिंग ही इज इंक्रीज द प्राइसेस टू द अमेरिकन कंज्यूमर्स. तो कोर्ट में प्रूव हो गया, एक प्रो केस एक एंटी केस, दोनों प्रूव हो गया कि यस, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट लेवी टैरिफ एज पर विल. अगर सिनेरियो हो तो करे, या तो ये करे ट्रम्प, मतलब या तो ये करे, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दे, यूएस विल बी फाइटिंग विद एवरीबॉडी एल्स, देन जो बढ़िया टैरिफ लगाओ, फिर तो आई डोंट केयर. फिर जो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो गई. तो यहाँ पे ट्रम्प के पास कुछ बचा नहीं है. और आई थिंक जिन्होंने उनको एडवाइस किया था, लटनिक और इन सब ने, ये सारे भाग गए. और जेडी वांस कुकिंग की स्टोरी सुना रहे हैं कि ये ब्रेड अच्छी बनाता है, ये अच्छे पत्नी बता रही है उसकी, ये ब्रेड बनाना आता है, इसको ये बनाना आता है. तो थिंग इज कि ट्रम्प इज अलोन नाउ. उन्होंने सिर मुड़ा के देखा, कोई है ही नहीं पीछे खड़ा हुआ. So either Trump will be the fall guy or Trump will be the hero. लेकिन फिलहाल तो फॉल गाय नजर आ रहा है ना, गिरता हुआ दिख रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि अकेला पड़ गया. क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की दलील भी तो ये ना कि मैंने जिन जजों को अपॉइंट किया, 9 जज थे ना, जिनमें से 6 ने टैरिफ को हटाने की बात की, और उन 6 में भी 3 रिपब्लिकन है, 3 डेमोक्रेट्स हैं. तो ये सवाल तो डोनाल्ड ट्रम्प उठाएंगे कि जिनको मैंने बनाया, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, इसीलिए तो रो रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प. लेकिन ये जो भारतीय लॉयर हैं जिन्होंने इतनी जबरदस्त दलीलें रखी, सारा का सारा खेल डोनाल्ड ट्रम्प का उन्होंने खराब किया, इसका मतलब? Yes, he is the one who defended who went up against the tariff. और उनका कोई एफिलिएशन नहीं है भारत से, बाय द वे. He has nothing to do with India. उन्होंने लॉजिक ऑफ द केस पे काम किया, बेस्ड ऑन द स्मॉल बिजनेसेस व्हिच कंप्लेन टू हिम. तो कोई और केस था, एसबीआई का केस था वो. तो एसबीआई के केस पे उन्होंने वो ऐसे काम किया. तो दैट्स व्हाई इट हैज बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. एट द सेम टाइम अभी दूसरा केस भी आने वाला है, तो शायद 2 हफ्ते में और वापस ट्रम्प को झटके लगेंगे, H1B वाला. तो अब वो केस आएगा जिसपे अभी कुछ अमेरिकन लॉयर्स लड़ेंगे, फ्रॉड इन द H1B केसेस. एक्चुअली वो केस वो आने वाला है कि फ्रॉड ही नहीं था वहां पे. द हायरिंग वाज डन बाय अमेरिकन कंपनी, नॉट बाय द इंडियन कंपनी. सो अमेरिकन कंपनी इज अलाउड टू हायर. तो अब उन्होंने बोला कि इलीगल है, तो उसने केस डाला इलीगल नहीं है, तो वो केस भी आने वाला है. तो दैट मीन्स H1B पे भी पर्दा छूटने वाला है 2-3 हफ्ते में. सो देयर 2 इलीगल केसेस. उन्होंने ट्रम्प को अभी शॉक किया. अभी देखते हैं ट्रम्प का क्या स्ट्रेटेजी. मुझे मालूम है ट्रम्प का स्ट्रेटेजी क्या होगा. अभी वो टैरिफ रिड्यूस करेंगे सबका, 15% से 10% लेकर आएंगे. फिर उसके बाद वो कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस से अप्रूवल लेंगे. लेकिन वो लंबा गेम होगा, 90 डेज का गेम होगा. तो इसलिए सारी कंट्रीज कैन एंजॉय राइट नाउ. उनका प्लान कुछ और था कि टैरिफ लगाओ, फिर
10 मिनट के लिए टैरिफ हटाओ और फिर लगा दो, तो उससे 300 दिन के लिए टैरिफ हो जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर। फिर 10 मिनट हटाओ फिर लगा दो। तो पीपल वर प्लानिंग फॉर द 10 मिनट्स शुरू से, 10 मिनट्स में क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, वॉट एवर इज अप्रूव्ड इज इम्पोर्टेड, पेपर की अप्रूव करना है ना, और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए अभी पीपल कोर्ट्स और वो सब उस पर प्रोविजंस लगाएंगे, तो आई थिंक दैट विल बी अगेन कम फॉर हियरिंग अगेन। मतलब रीअपील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील की जा सकती है? नहीं की जा सकती है अभी तो उनको पूरा अप्रूव करना पड़ेगा, पहले दिखाना पड़ेगा कि वाज दैट फॉलोड अप, उसके बाद वो कर सकते हैं। लेकिन 10% लाएंगे तो इट ऑटोमेटिकली मीट्स ऑल द सुप्रीम कोर्ट नीड्स, दैट्स व्हाई ही हैज पुट 10%। 10% पहले किया था, अब तो 15% की बात करने लगे हैं ना, कि 15% ग्लोबल टैक्स। वो नहीं लगा सकते ना 10% ग्लोबल टैक्स, 15% अंडर 122 नहीं लगा सकते। तो 10% ग्लोबल टैक्स ऑन ऑल कंट्रीज, दैट मेक्स लॉजिकल साउंड वर्क है ये। अगर वॉर पे जाते हैं तो वो दिखे इनपुट 100%, लेकिन ही हैज टू प्रूव कि यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू वॉर। पैसे नहीं लड़ेंगे कैसे? अभी तो जो भी कर रहे हैं टेररिज्म के नाम पे कर रहे हैं, बिकॉज अंडर लॉ एनीथिंग रिलेटेड टू टेरर प्रेसिडेंट कैन वेज अ वॉर। इसलिए उन्होंने वॉर अगेंस्ट कार्टेल, वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट पहले डिक्लेयर किया मदुरो को, अब वो डिक्लेयर करना चाहते हैं खमैनी को टेररिस्ट। ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे करके वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो नहीं कर सकते वो। लेकिन जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या नहीं बोला जजों को उन्होंने, और यहाँ तक कह दिया कि ये जो जजमेंट है ये बाहरी ताकतों द्वारा प्रभावित है, हम तो पीड़ित रहे सालों साल तक। अमेरिका कहां से पीड़ित रहा, उसने तो पूरी दुनिया को पीड़ित बना दिया। देखिए ये अगेन इनका ये जो पूरा लॉजिक है कि इन अमेरिका इज अ डिसएडवांटेज, टोटली रॉन्ग लॉजिक है। ये इन्होंने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, और कोई इनको कोई दिमाग से बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि लॉजिक समझाए वो भी नहीं है इनके पास। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका एंजॉयज द रिजर्व करेंसी स्टेटस। रिजर्व करेंसी स्टेटस है कि दो कंट्रीज कहीं भी, चाहे अमेरिका से जुड़ी भी ना हो, अगर ट्रेड करती है यूएस डॉलर में, अमेरिका अर्न्स द मनी। That's why America has to pick up the maximum debt, क्योंकि सभी कंट्रीज को प्रॉफिट होता है when they sell to America। तो अगर ट्रम्प को कोई लॉजिक समझाए कि ठीक है, अच्छा आपकी बात मान लिया, हमने आपको ठग लिया बहुत ज्यादा, तो आप रिजर्व करेंसी हटा दो अपनी। सो एक्चुअली अमेरिका इज लाइंग हियर। रिजर्व करेंसी स्टेटस उनका है, दे आर सपोज टू पिक अप द डेट। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आपका रिजर्व करेंसी है, यू आर मेकिंग ट्रांजैक्शंस मनी ऑन एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड। मतलब कि अगर आपको रिजर्व करेंसी स्टेटस है, मतलब दो देश जहां भी ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर खरीद रहे हैं, तो डॉलर का पैसा आपको आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डेट भी आप ले रहे हैं, बिकॉज आप बोल रहे हैं आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ $100 ऑन एवरी बिल। तो आप जब वो रिजर्व करेंसी आपकी चल रही है, तो आप डेट भी ले रहे हैं दुनिया का। तो इसका मतलब ये है, एनी टू कंट्रीज जो आप ट्रेड करें, जो जिनका यूएस से कोई संबंध नहीं है, वो आपको एक हफ्ता दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू सम मनी पर ट्रांजैक्शन मनी, एंड दे आर पिकिंग अप अ डेट ऑन द यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट का तो डेट बढ़ेगा ना, उसका तो नोट जा रहा है ना, तो ये नोट रिफ्लेक्ट होगा। अब वो काउंट तो अब यूज हो गया, उसको ज्यादा प्रिंट करना पड़ेगा, तो कंट्रीज आर बाइंग नोट्स, बाइंग। तो जब वो बाई कर रहे हैं, सो दे आर पेइंग मोर करेंसी एंड बाइंग लेस डॉलर्स, क्योंकि वैल्यू आपने मेंटेन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि डेट बढ़ेगा, यूएस का नेचुरल डेट बढ़ेगा। तो इसमें क्या रोना धोना है? तो अगर कंट्रीज बोलती हैं ठीक है हम डीडॉलराइजेशन कर रहे हैं, हमको नहीं लेना आपका डॉलर, तब भी आपको प्रॉब्लम है, तब आपका डेट नहीं बढ़ रहा है, आपका डेट कांस्टेंट रहेगा। इनफैक्ट तब आपको गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि नाउ यू डोंट हैव द मनी टू स्पेंड। तो और that money that you're taking, they are giving you, say for a Kenyan shilling they are giving, and you are selling them dollars। तो इसका मतलब ये है कि
now you can spend more shilling to buy more Kenyan goods. समझ रहे हैं? So you are buying more Kenyan shilling to get more Kenyan goods. तो naturally Kenya का export तो बढ़ेगा ना. तो where is the debt? So you have to avoid debt. ये basic मैं economist नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ mathematics बता रहा हूँ आपको. मैं economist नहीं हूँ, economist बड़े बड़े लोग होते हैं. I am not that guy. I'm just a mathematics बता रहा हूँ. तो logically if you see, तो once you, ये डिमांड सप्लाई की इकोनॉमी है, बेसिक 101. तो आपके डॉलर की सप्लाई आपको बढ़ानी पड़ेगी. आपके अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा. These are the perils of keeping your reserve currency. है ना? इसीलिए तो भारत में रिजर्व करेंसी नहीं करता है. कोई भी देश कर सकता है, अगर पावरफुल होगा तो कर सकता है, लेकिन पीपल डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. नहीं तो यू बिकम द टारगेट ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट्स. समझ रहे आप? तो अभी जो नया फ्रेमवर्क की बात हो रही है, मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क की, भारत रुपए यूज करेगा, अमेरिका डॉलर यूज करेगा, रशिया रूबल यूज करेगा, चाइना कोई और यूज करेगा, एंड दे डिटरमाइन ए कॉमन डिनोमिनेटर. वो बात हो रही है. यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिकन इकोनॉमी लुक्स बिग बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. ये फैक्टर चला गया तो अमेरिका नॉर्मल कंट्री है, फिर इसकी वजह से उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है हर चीज के लिए. आपको बताऊं, 100 नट बोल्ट्स जो प्लेन में लगते हैं, बाहर जिसका जो प्राइस है, यहाँ पे किसी होम डिपो में चले जाएंगे, $9 to $10 ओनली. वही प्रोडक्ट मिलिट्री जब खरीदती है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, वो उसके लिए $1200 देती है. 100 times इन्फ्लेशन. क्योंकि वो उन्होंने जस्टिफाई करके रखा हुआ अपने बाइंग प्रोसीजर में, उसको क्वालिटी उसमें, एंड दे हैव टू पे दैट मच मनी. ब्रेकफास्ट में एक ब्रेकफास्ट जो है, और एवरेज प्राइस अमेरिका में, वैसे तो खाने योग्य नहीं होता है, बता दूं पहले आप सबको, लेकिन उसका प्राइस होता है $12 सड़क पे. वही ब्रेकफास्ट अमेरिकन सोल्जर्स को $45 में मिलता है, 45, विच द गवर्नमेंट पेज, ओके, फॉर ऑल द ब्यूरोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस एंड एवरीथिंग. ओके, तो ये जो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, ट्रम्प को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है इज बाय डिजाइन, ताकि दुनिया आप पे डिपेंडेंट रहे. दुनिया डिपेंडेंट रहे अमेरिका के डॉलर के ऊपर. पहले ये चलता था. जब इन्होंने सैंक्शंस लगाने शुरू किए, तब दुनिया ने डिसाइड किया कि भाई हम वी आर गिविंग अननेसेसरी पावर टू देम. हम अपनी जान, हम डॉलर खरीद रहे हैं, हम अपनी जान पे जोखिम ले रहे हैं, कल को ट्रेड पे सैंक्शन लगा देंगे लोग. रशिया के साथ यही खेल तो हुआ. रशिया के साथ हुआ, भारत के साथ हुआ, जितने भी सैंक्शंस लगे भारत के विरुद्ध, पाकिस्तान, जो भी देश IMF से लोन लेता है, सबके ऊपर ये हुआ. वर्ल्ड बैंक से होता है. अब जो सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि पीपल आर रियलाइजिंग कि अमेरिका के पास देने के लिए कुछ नहीं है. अब ये समझाइए कि जो कुछ हुआ टैरिफ के नाम पर, इससे जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है अमेरिका की, वो कैसे प्रभावित होगी, और उसमें भी क्या डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि बिजनेसमैन तो है, फायदा तलाश रहे हैं, या फायदे के लिए सब कुछ किया गया? देखिए, बिजनेसमैन इज ए गुड पर्सन, मैं बिजनेसमैन को खराब नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे डू नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विद बिजनेस. पर्सनल बिजनेस, पर्सनल प्रॉफिट आप राष्ट्रपति की पोजीशन में बैठ के नहीं कर सकते. यही एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इनडायरेक्टली. यू आर ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यू कैनॉट threaten people or put tariffs just because you want to do business with somebody. Classical example है पाकिस्तान, क्लासिकल एग्जाम्पल है कंबोडिया, क्लासिकल एग्जाम्पल है मलेशिया, इंडोनेशिया. तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, उसका नेट इम्पैक्ट आता है अमेरिकन इंपोर्टर के ऊपर एंड टू द अमेरिकन कंज्यूमर. तो ये जो स्टॉक मार्केट गेम कैसे चलता है कि आप सेंटिमेंट्स को लो करो बिफोर द वीकेंड, फिर आप शॉर्ट्स लगा दो, आफ्टर द वीकेंड एवरीबॉडी मेक्स मनी. ये कंसिस्टेंटली हुआ है पिछले 15 हफ्तों में. कंसिस्टेंटली पीपल आर मेकिंग मनी, और ट्रम्प के क्लोज ग्रुप में लोग ज्यादा पैसा बना रहे हैं. तो इसलिए प्रॉब्लम है, एथिक्स की प्रॉब्लम है कि भाई अगर स्टॉक मार्केट में आपको गेमिंग करना है,
and you are the source of the motivation of the stock market, then आप उसमें restraint करिए या फिर you get out of the business. जेरेड कुशनर को बोलना पड़ा there is no personal interest involved in board of peace. बोलना पड़ा, बोल दिया इसका मतलब है हम लोग तो भारतीय लोग हैं, आपने बोल दिया इसका मतलब है कोई बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आपने किया, why you are advising others? So और आपके दिमाग में वो है, अगर नहीं किया है तो आपके दिमाग में वो स्ट्रेटेजी है. So that's why I think उनका क्रेडिबिलिटी अमेरिका में लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके लोग ही क्वेश्चन कर रहे हैं. इसको छुपाने के लिए उन्होंने यूएफओ फाइल से निकाल दिया, बाय द वे. समझा? एक सेंटिमेंट को दबाने के लिए दूसरा सेंटिमेंट निकाल दिया. लोग एलियंस को, अभी अमेरिकन को आपको मालूम ही है कि कार्टून पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो एलियन वाली थ्योरी को उन्होंने एस्टेब्लिश करने के लिए यूएफओ फाइल्स निकाल दिया, ताकि एक तबका उनका जो उसका है मागा का शांत हो जाए. ऐसा हो सकता है, मतलब यूएफओ फाइल्स निकलने के बाद ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प मागा जो उनका क्राउड है उसको सेटिस्फाई कर लेंगे, उसको मना लेंगे अपने साथ. एक सेक्शन यस क्योंकि अमेरिकन को वही लगा रहता है ना, एलियन इन्वेजन होने वाला है. आपको पता नहीं अमेरिकन बंकर्स बना के रखे हुए हैं कि एलियन इन्वेजन होगा तो मैं बिल के अंदर घुस जाऊंगा, फिर वहां से युद्ध करूंगा. बड़ी बड़ी गन्स लगाई हुई है लोगों ने घर में. ओके, दे लिटरली लिव इन दैट कार्टूनगिरी. आपको हंसी आ रही है लेकिन इट्स रियलिटी. मैं भी आज एक फोटो शूट के लिए गया था, तो मैंने खुद ही देखे ऐसे घर जहाँ पे मुझे लग रहा था कि कौन से एलियन इधर आने वाले हैं ऐसे जंगल में. ये हॉलीवुड फिल्में ज्यादा देखते हैं ना, शायद इसीलिए ये इस थ्योरी पे चलते हैं. नहीं, ज्यादा नहीं देखते हैं, वही उनका हॉलीवुड इज देयर विजन. हॉलीवुड स्टोरीज आर मेड ऑन दीज गाइस. एक्सट्रीम पैनिक, ये ज़ॉम्बी वाले लोग हैं, बाइब्लिकल ज़ॉम्बी वाले लोग हैं. ज़ॉम्बी आने वाला है, कब्रों से लोग बाहर निकलेंगे, फिर डेड चलेंगे. ये एग्जैक्टली वो सोसाइटी है. पर अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प हरकतें कर रहे हैं, अमेरिकन मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है? क्या सब लोग डोनाल्ड ट्रम्प की बल्ले बल्ले कर रहे हैं या ऐसी तैसी कर रहे हैं? मजाक भी तो बना रहे होंगे ना. डोनाल्ड ट्रम्प का पॉपुलैरिटी ग्राफ तो लगातार गिर ही रहा है. मैंने अमेरिकन मीडिया को 8 साल से नहीं देखा है. कोई नेशनल मीडिया में नहीं देखता हूँ, बिकॉज सारा कार्टून गिरी होता है. एक बोलता है प्रो ट्रम्प, एक बोलता है एंटी ट्रम्प. आपको प्री डिफाइंड लॉजिक मिल ही जाएगा. 24 घंटा CNN गाली देता रहेगा ट्रम्प को, 24 घंटा फॉक्स न्यूज गाली देता रहेगा CNN को. यही चलता है, लोग पक जाते हैं. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ जो एप्स्टीन में खुलासे हुए हैं वो भी तो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं है अमेरिकन कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज उस पे वही मैंने आपको बताया, एक मीडिया हाउस बोल रहा है ये सब फेक है, जबकि डीओजे ने रिलीज किए हैं FBI की फाइल्स है, FBI का डेटा है फ्रॉम एप्स्टाइन्स सर्वर्स, मतलब उसके खुद के नहीं, गूगल पे इधर उधर के सर्वर्स नो. और तो उसके ऊपर करके ही उन्होंने पूरा एनालाइज किया उसको. तो इसलिए देयर इज ए टोटल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी दोनों साइड में देखा जाए. एप्स्टीन फाइल्स को कैसे बुलाया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ. उसको बुलाने के लिए यूएफओ फाइल्स रिलीज कर दिया है, और अब और सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दिया है. तो सुप्रीम कोर्ट में लोग फंस गए हैं और इधर फंस गए, और फिर अब ईरान वॉर शुरू कर देंगे. लेकिन बाद में वापस एब्सेंट फाइल लिस्ट वापस आ जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड कर रहा है एलेक्स जोन्स, टकर कार्लसन, मार्जरी टेलन ग्रीन जो अभी रिटायर्ड कर गई है, रिजाइन कर दिया उसने, प्लस थॉमस मैसी, ये सब कांग्रेसमैन है. और प्लस तो ऐसा नहीं कि सभी लोग आंखें बंद करके बैठे हुए, देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग इट आल्सो, लेकिन दे आर 1 amongst 300. ये रेशियो है 1 amongst 300, मतलब 300 मेंबर ऑफ कांग्रेस में एक आदमी रिवर्स बात कर रहा है, एक. तो टोटल 2 पीपल आर अपोजिंग इन द यूएस कांग्रेस, नॉट इवन डेमोक्रेट्स. डेमोक्रेट्स को चुप पैसा फेंकेंगे सब चुप हो जाएंगे. तो ये थोड़ा अटपटा है. एंड दर्शक मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि दो आप कैसे बोल रहे हैं. मैं आपको नाम बता दिए मैंने जो रियल वंस हैं, थॉमस मैसी और एक है आपके एक और है कांग्रेस में, वही है बस. बाकी सब चुपचाप है. एक रिटायर्ड है, रिजाइन वाली है, मार्जरी टेलर ग्रीन. बाकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है.
उसको रिजाइन करना पड़ा बिकॉज शी वॉज इंटरव्यूइंग एप्स्टीन क्लाइंट्स, बच्चे जिनके साथ शोषण हुआ इन द यूएस कैपिटल, इसलिए उसको रिजाइन करना पड़ा। तो मतलब भले यूएफओ फाइल्स ले आओ, लेकिन एप्सिन फाइल्स हैं और थोड़े दिन बाद वापस लौटेंगी। पर ये जो बोर्ड ऑफ पीस की बैठक हुई, वहां पर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। अब की बार बोला कि मुझे तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 35 मिलियन लोगों को बचाया। अभी थोड़े दिन 2 दिन पहले वो 25 मिलियन को बचा रहे थे, फिर पहले जहाज 5 गिरे थे, अब तो 11 जहाज गिरा दिए। डोनाल्ड ट्रंप को गणित याद नहीं रहता शायद, है ना? देखिए क्या है कि अमेरिका के बारे में कोई समझता ही नहीं है ठीक से। अमेरिका कोई, मैंने जब इनका पूरा स्टडी किया कॉन्स्टिट्यूशन सब जगह, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी नेटिव अमेरिकन का सिग्नेचर नहीं है। ओके, तो सेटलर्स का कॉन्स्टिट्यूशन सेटलर्स के लिए बना है, सेटलर्स की कॉलोनी है। और मैं जब नेटिव अमेरिकन के जगह जगह घूमता हूँ वो सारे सॉवरेन नेशंस हैं। तो जब दुनिया अमेरिका को देखती है तो उसको सिर्फ एंग्लो सैक्सन लेंस से देखना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट आप जिससे डील कर रहे हैं वो एंग्लो सैक्सन गवर्नमेंट है और वो हमेशा से ही भारत के विरुद्ध रही है। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का क्या इनके डीएनए में है। मुसलमानों को प्रमोट करके करमचंद गांधी के थ्रू पाकिस्तान बनाना, ये एंग्लो सैक्सन्स की करतूत है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अमेरिका जो है भारत को शांति से नहीं रहने देगा। आप चाहे उसको माई फ्रेंड बुला लें, माई लवर बुला लें, माई डीप लवर बुला लें, माई डीप 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 फ्रेंड बुला लें, कभी होने वाला ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि अगर आपने कोई लाल रंग का धागा आपने खरीदा है तो लाल ही रहेगा ज्यादातर, जब तक कि डाई इसकी छूट ना जाए। ये अमेरिका ऐसे ही है। तो इसलिए बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ को शायद वो वाइस प्रेसिडेंट भी बना दे, तब भी अब सरप्राइज मत होइए। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बात कि वो ऐसे रहेगा अमेरिका। शहबाज शरीफ को कौन सी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? वो तो पाकिस्तानी इलीगल स्टेट है। कौन सी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? आसिम मुनीर के कौन से लेजिटिमेट आर्मी चीफ? वो तो फील्ड मार्शल है। बस लगाते रहो तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब कार्टून के लिए है। भारत को बस चाहिए ठुकाई करे टाइम पे और कुछ नहीं। लेकिन अभी तो फिलहाल दुनिया में देश जो है वो एंजॉय कर रहे हैं कि भाई उनको उनके ऊपर टैरिफ हट गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चालबाज तो है, 10% 15% लगा ही रहे हैं, लेकिन 90 दिन के अंदर वो सैंक्शन लेना पड़ेगा कांग्रेस से। ये एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में तो बहुत सारे लोगों ने पहले भी सवाल उठाए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर जो एक्शन किया वो भी कांग्रेस से परमिशन नहीं ली थी। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां जाकर तो फंस जाएंगे ना। यस, फंसेंगे और फिर निकल भी जाएंगे, क्योंकि आपको अमेरिका का पॉलिटिक्स समझ आना चाहिए। फंसेंगे और निकल भी जाएंगे, क्योंकि दोनों में पैसा बना रहे हैं लोग। फंसेंगे, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, पीपल आर गोइंग टू मेक मनी। निकल जाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, देन पीपल आर गोइंग टू मेक मनी। तो इट डजंट मैटर, कॉर्पोरेशन नहीं है। तो जो ज्यादा पैसा बनाता है वो इलेक्शन जीतता है। तो अगर जितना पैसा वो बनाएंगे, जितना डोनेशन जीओपी को जाएगा, उतना ही वो जीतेंगे। तो अभी वो अपने सारे डोनर्स को रिच कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके डोनर्स ही सबसे ज्यादा परेशान थे। ये जो टैरिफ लगाया गया था उसके बाद वही परेशान थे। अब बहुत सारों ने, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने तो कहा ही था कि भाई हमारे तो स्वीट कॉर्न कहीं बिक ही नहीं रहा है, उसका कुछ करो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अगर उनको रिच बना रहे हैं, अपने फंडर्स को, तो उनके लिए तो बारे न्यारे हो रहे हैं। लेकिन आम जनता तो देख ही रही होगी अमेरिका की, अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जिनका पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा है, उनको कुछ ना कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, भले वो इतनी चालबाजियां कर लें। लेकिन चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में ये टैरिफ गेम में और क्या क्या कुछ होता है, और ये जो 10-15% ग्लोबल टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसमें कितना आगे बढ़ते हैं। लेकिन आदित्य जी, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी बड़े विस्तार से मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।